Hi everyone, welcome back to my channel. So today I'm going to tell you about my strategy, how I scored triple six in NEET UG 2023 in 4 months. तो जब मैंने अपनी नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तब से 4 मंथ्स बचे थे एग्ज़ाम में। तो उस टाइम पे हार्ड वर्क के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था कि स्मार्ट वर्क भी करना है। ये पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम के लिए क्या पढ़ना है या और क्या नहीं पढ़ना, क्योंकि सब कुछ पढ़ने का टाइम नहीं था, एक लिमिटेड टाइम था। उस टाइम में सिलेबस भी कंप्लीट करना है, 2-3 बार रिवाइज़ भी करना है, मॉक टेस्ट भी देने, उनके एनालिसिस भी करनी है, इतना सब कुछ करना था उन्हीं 4 महीनों में। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था कि एकदम स्मार्टली चला जाए। तो वही मैं अपनी स्ट्रैटेजीज़ और अपनी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। सो प्लीज़ वॉच इट टिल एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो फर्स्ट कम टू बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में आपको 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो स्टेप नंबर 1 इज़ आपको एक NCERT बेस्ड लेक्चर अटेंड करना है, जिन भी टीचर का आपको समझ में आता है उनका। और कोशिश करना कि अगर आप उसे 1.5x से 2x की स्पीड पे देख सकते हो तो देख लेना। मैं अपने सारे लेक्चर्स 2x की स्पीड पे देखती थी क्योंकि मुझे बहुत जल्दी से ख़त्म करना था सिलेबस। तो सबसे पहले एक अच्छा सा कोई फालतू मतलब आउट ऑफ NCERT ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जब आना NCERT ही है बायो में सारा कुछ। ये सब जानते हैं कि सारे क्वेश्चन 100% NCERT बेस्ड होते हैं। तो इतना एक्स्ट्रा पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं जो एग्ज़ाम में पूछा ही ना जाए। हाँ, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट अगर आप NCERT से पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो आप वो थोड़ा सा आउट ऑफ NCERT समझ सकते हो कि क्या है वो टॉपिक, कैसे है। तो समझने के लिए आप समझ सकते हो, पर पढ़ना उतना ही जितना NCERT में दे रखा है। तो ज़्यादा डिटेल या आउट ऑफ NCERT मॉड्यूल्स के चक्कर में मत पढ़ना। NCERT बेस्ड लेक्चर अटेंड करना, जो कि मैं हमेशा करती थी। सेकंड, रीड योर NCERT। तो लेक्चर अटेंड कर लिया, उसके बाद आपको अपनी NCERT रीड करनी है। तो NCERT की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, ईच एंड एवरी लाइन ऑफ NCERT इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यू कांट अफोर्ड टू लीव एनी सिंगल लाइन। तो क्योंकि जब सारी लाइन्स इंपॉर्टेंट है तो आप क्या करो, क्योंकि मैं भी वही करती थी। तो आप जब NCERT को रीड कर रहे हो तो रीड करते टाइम कुछ लाइंस ऐसी होती है चैप्टर में जो हम इजीली भूल जाते हैं। आप उन्हें हाईलाइट करो, आप एक एक लाइन को हाईलाइट मत करो, उन्हें हाईलाइट करो। या फिर अगर आपको सबको भी हाईलाइट करना है, मार्क करना है, तो आप एक काम कर सकते हो कि उन लाइन्स को आप डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर सकते हो, पर उन्हें अलग कलर से कर लो किसी भी तरह से। एक आपको पता होना चाहिए कि ये वो लाइन्स इस चैप्टर की जो मैं बहुत जल्दी भूलता हूँ। अब इसका फ़ायदा आपको तब होगा जब आपका मॉक टेस्ट है और उसमें चैप्टर आ रहा है जिस चैप्टर की आपने NCERT को हाईलाइट किया है। तो जब आपको एकदम एंड मोमेंट पे बहुत जल्दी से पूरा चैप्टर रिवाइज करना होगा, या फिर सपोज नीट से पहले 10 दिन पहले आपको सारा सिलेबस रिवाइज करना है, तो फिर वो उस चैप्टर का आपको इतनी बार पूरे टाइम आप NCERT रीड करोगे, वो चैप्टर पढ़ोगे, तो आपको ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर याद हो गई। पर तब आपको वही लाइन्स आप भूल रहे होंगे जो आप हर बार भूलते हो। तो आप तब उन लाइन्स को रिवाइज कर सकते हो और आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। तो आपको एक लाइन दोबारा से पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो ये आपको एकदम एंड मोमेंट पे मॉक टेस्ट में रिवीजन करने में या फिर नीट के टाइम पे बहुत हेल्प करेगा। ताकि क्योंकि आपको इससे पता रहेगा कि आपको इस चैप्टर की डिफ़िकल्ट लाइन्स ये जो आप भूलते हो वो रिवाइज कर सकते हो, बाकी आपको याद हो गई। स्टेप 3 इज़ रेगुलर रिवीजन। रिवीजन आपको करनी है रेगुलरली, क्योंकि अगर आप उन चैप्टर्स को रिवाइज नहीं करोगे तो फिर आप भूल जाओगे और फिर आपको कुछ टाइम बाद उनके दोबारा से लेक्चर अटेंड करने पड़ेंगे और फिर स्टेप 1 से आपको पूरा स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि आप रेगुलरली रिवाइज करो ताकि वो चैप्टर आपकी मेमोरी में लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर हो जाए। तो रिवीजन आप अपने हिसाब से कर सकते हो जैसे आपको प्रेफर है। अदरवाइज़ 2 तरीके हैं इसके, एक तो आप मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग रिवीजन कर लो, क्योंकि आपकी कोचिंग में मॉक टेस्ट वगैरह का स्केड्यूल होगा तो उनके अकॉर्डिंग भी रिवीजन हो जाती है पुराने चैप्टर की, क्योंकि उनमें मॉक टेस्ट में सिलेबस पुराना आ रहा होता है और करंट कुछ और चल रहा होता है, तो उस तरह से भी हो जाता है। और एक और क्या, वीकली रिवीजन कर सकते हो कि आपने पूरे वीक में मंडे टू फ्राइडे जो भी आपने पढ़ा आप सैटरडे संडे उन्हें रिवाइज कर लो पूरा। और भी बहुत तरीके हैं, बट रिवीजन आप करते रहना रेगुलरली। एंड स्टेप 4 इज़ मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो मॉक टेस्ट आपको स्किप नहीं करने बिल्कुल भी। मॉक टेस्ट आपकी इम्प्रूवमेंट के लिए होते हैं। आई नो बहुत डिसअपॉइंटमेंट होता है जब मार्क्स नहीं आते, पर ट्रस्ट मी अगर आप अभी वो डिसअपॉइंटमेंट फेस कर लोगे ना तो नीट में आपका स्कोर अच्छा ही आएगा। क्योंकि अगर आप अभी देख लोगे आपकी गलतियाँ कहाँ हो रही है तो फिर वो गलती आपकी नीट में नहीं होगी। तो इट्स बेटर कि आप अभी से रियलिटी को फेस करना स्टार्ट कर दो। और जैसी भी आपकी प्रिपरेशन है, बट मॉक टेस्ट स्किप मत करो। बट हाँ, एक बात का ध्यान रखना कि जो मॉक टेस्ट आप दे रहे हो वो रेलिवेंट होने चाहिए, लाइक NCERT बेस्ड ही होने चाहिए नीट की तरह।
बहुत ज़्यादा इररिलेवेंट होंगे तो फिर मार्क्स लो आएंगे, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप एनसीईआरटी बेस्ड मॉक टेस्ट दीजिए एंड जो भी गलतियाँ आई वुड से कि आप उन्हें एनसीईआरटी में लिख लीजिएगा, स्टिकी नोट्स लगा के या कुछ भी करके, क्योंकि आप बार बार एनसीईआरटी ही रिवाइज़ करोगे तो वो गलती भी आपकी ऑटोमेटिकली साथ साथ रिवाइज होती चली जाएंगी। सो बायो में मैंने यही 4 स्टेप्स फॉलो किए थे। अब क्योंकि मैंने सेल्फ स्टडी की थी, मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी उन 4 मंथ्स में, तो अब मैं बताती हूँ कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप कैसे कर सकते हो। तो मैंने क्या किया था, देखो जो मुझे लगता है सेल्फ स्टडी और कोचिंग में फ़र्क किसी चीज़ का होता है कि कोचिंग में आपके पास एक प्रॉपर प्लानर होता है, एक प्रॉपर स्केड्यूल होता है मॉक टेस्ट वगैरह का, आपका एक स्केड्यूल बना होता है कि क्लासेस ही है इतने घंटे की, ये सब्जेक्ट, आपका पूरा टाइम टेबल बना होता है, ठीक है। बट वो चीज़ सेल्फ स्टडी में आपको वो चीज़ खुद करनी होती है। तो अगर आप खुद को अच्छे से प्लान कर सकते हो अपने डे को और अपनी पढ़ाई को, तो मुझे ऐसा लगता है यू डोंट नीड एनी कोचिंग। तो मैंने क्या किया था, मैंने टेलीग्राम से पुराने पिछले साल के 2022 के मॉक टेस्ट पेपर्स निकाले थे, मतलब ढूंढे थे पार्ट टेस्ट और फुल टेस्ट दोनों, बट स्टार्ट किया था पार्ट टेस्ट से। तो मैंने खुद को टारगेट्स दिए थे, ऐसे पार्ट टेस्ट मैंने निकाले तो उसका सिलेबस देखा। अगर सिलेबस मुझे लगता था छोटा है, इस बार के पार्ट टेस्ट का सिलेबस कम है, तो मैंने उसको टाइम कम रखती थी कि 5 डेज़ 3 डेज़ या 4 डेज़ में मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है एंड देन आई हैव टू गिव अ पार्ट टेस्ट। और अगर सिलेबस ज़्यादा है या वो चैप्टर्स है जो बहुत लंबे हैं या मुझे नहीं आते, मैं वीक हूँ चैप्टर्स में, तो उसके अकॉर्डिंग मैं 1 वीक या 8 डेज़ रख देती थी। तो वो मैं अपना खुद डिसाइड करती थी कि पार्ट टेस्ट किस दिन होना है और उसको मुझे कितना टाइम देना है। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी रहती थी। मैंने सिर्फ पार्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग अपना स्केड्यूल प्लान किया कि मुझे कब क्या करना है, और उसके साथ साथ मेरा सिलेबस भी कंप्लीट होता चला गया और सब कुछ मॉक टेस्ट भी होते चले गए, रिवीजन भी होती चली गई उनके साथ साथ, एंड देन वो भी प्रैक्टिस भी। तो अब होता क्या था कि कुछ पार्ट टेस्ट देने के बाद मैं अगेन पुराने पार्ट टेस्ट जितने पार्ट टेस्ट दे चुकी हूँ उन्हीं के सिलेबस का एक दोबारा से दे देती थी ताकि वो चैप्टर्स रिवाइज हो जाए। तो रिवीजन भी मैं खुद ही प्लान करती थी, सब कुछ मैं मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग ही प्लान करती थी अपना सारा। मैंने उस सबसे 2 चीज़ें सीखी विच आई वुड लव टू टेल यू। एक कि मॉक टेस्ट स्किप करके आपका सिलेबस कभी ख़त्म नहीं होगा। आप अपने कोचिंग के मॉक टेस्ट के सिलेबस के हिसाब से ही चलिए। आपका सिलेबस, आपको अभी लग रहा है आपको कुछ नहीं आता, बट अगर आप उसके हिसाब से धीरे धीरे चलो तो एक टाइम पे आपको लगेगा कि आपने काफ़ी सारा सिलेबस कवर कर लिया है। वो बहुत अच्छे से प्लान करते हैं कोचिंग में टीचर्स आपका सारा मॉक टेस्ट का सिलेबस, तो मतलब सारी प्रिपरेशन आपकी अच्छे से हो जाएगी। बट अगर आपने वो मॉक टेस्ट स्किप किए सोच के कि हम खुद से कर लेंगे और आप खुद से भी कुछ नहीं कर रहे हो, तो नहीं होगा। मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग चलोगे तो आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा, बेशक धीरे धीरे होगा शुरू में, बट आपको लगेगा कि थोड़े टाइम बाद क्या सच में आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। अब धीरे धीरे आपको रिजल्ट्स भी देखने को मिलेंगे। जो भी मॉक टेस्ट का आपका स्केड्यूल है आप उस हिसाब से चलिए, उन चैप्टर्स को कंप्लीट करिए। अगर आप सारे नहीं कर पा रहे पर जितने कर पा रहे हो उतने किए, स्किप मत कीजिए। स्किप करके तो बिल्कुल नहीं कवर होगा। तो स्किप करोगे तो फिर आप एक बार आपने मॉक टेस्ट स्किप किया ना, आपको आदत पड़ जाएगी, आप सारे स्किप करोगे। तो धीरे धीरे चाहे कम सिलेबस हुआ है पर दो, उससे एटलीस्ट कुछ तो सिलेबस आपका कवर होगा और फिर प्रैक्टिस भी होगी। और फिर जब वो चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो थोड़े टाइम बाद आपको रिजल्ट्स भी दिखने लगेंगे कि हाँ कुछ तो आपके मार्क्स आ रहे हैं, थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो पहली चीज़ तो ये कि मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग चलोगे तो सिलेबस आपका जल्दी ख़त्म होगा। और दूसरी चीज़ कि मॉक टेस्ट से पहले सिलेबस कभी ख़त्म नहीं होगा। तो जो बच्चे ये सोचते हैं कि एक बार सारा सिलेबस हो जाए फिर मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे, कभी नहीं होगा। मैं खुद जब अपने टारगेट सेट करती थी कि इस दिन तक मेरे को, मतलब इस दिन मुझे मॉक टेस्ट देना है, और मैं बहुत अच्छे से सोच समझ के रखती थी वो दिन कि मुझे था कि अगर मैंने रखा है कि 5 डेज़ बाद मुझे मॉक टेस्ट देना है, तो मेरे को ये होता था कि 5 डेज़ में मेरा वो सिलेबस बहुत इजीली कवर हो जाएगा सारा कुछ, क्योंकि मैं बहुत मतलब जितना उसके लिए रिक्वायर्ड मैं थोड़ा सा उससे टाइम ज़्यादा ही रखती थी। बट कुछ भी कर लो, एंड में हमेशा ऐसा लगता था कि कुछ ना कुछ रहता है और अभी भी सिलेबस नहीं हुआ, कल दे देती हूँ मॉक टेस्ट, कल दे देती हूँ, आज नहीं हो पाएगा, सिलेबस पूरा नहीं हुआ, ये फीलिंग हमेशा रहती है। तो कुछ भी कर लो एंड टाइम तक सिलेबस कभी ख़त्म नहीं होता और ऐसा लगता है कि सब भूल रहे हैं। तो इसलिए ये कभी मत सोचना कि एक बार सारा सिलेबस हो जाए फिर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सिलेबस तो सारा कभी ख़त्म होगा नहीं, ये फैक्ट की बात है। तो ये आपको चाहे जितना भी हुआ है आपको मॉक टेस्ट देने हैं और उसी तरह से सिलेबस ख़त्म होगा। तो ये 2 चीज़ें हैं, आप इन्हें अच्छे से फॉलो कीजिए। तो पहली चीज़ अगर ये दोनों कर लिया ना,
तो आधी तो आपकी प्रिपरेशन हो ही जाएगी, क्योंकि ये 2 सबसे बड़ी गलती है जो हर बच्चा करता है नीट की प्रिपरेशन के टाइम पे। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के लिए इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए बायो वाला ये है स्टेप्स। तो पहला आपको एनसीईआरटी बेस्ड लेक्चर देखना है, ज़्यादा एनसीईआरटी के बाहर आपको जाना नहीं है, ठीक है। 2x पे मैं तो 2x पे देखती थी केमिस्ट्री के भी सारे लेक्चर और फिज़िक्स के भी। तो और उसके बाद आपको इनके लिए एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी ज़रूरी है केमिस्ट्री के लिए, बहुत बच्चे स्किप कर देते हैं। केमिस्ट्री के लिए भी एनसीईआरटी रीड करना लाइन टू लाइन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इस बार 2023 के पेपर के बाद तो बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि उसी के लाइन से असर्शन रीजनिंग्स बन के आए हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बनकर आए हैं। तो इस बार तो आया ही एनसीईआरटी के इन बिटवीन लाइन से सारा पेपर। तो एनसीईआरटी रीड करना इसके लिए भी मस्ट है, हाईलाइट करना इसके लिए भी मस्ट है। देन रेगुलर रिवीजन और मॉक टेस्ट, ये सब कुछ सेम है, बस जो फ़र्क है इन दोनों में मैं वो बता देती हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपके पास रिएक्शन चार्ट होना चाहिए सारा। आप रिएक्शन नोटबुक बना लो या कुछ भी कर लो, बट आपके पास सारे रिएक्शंस एक पेज पे, एक नोटबुक पे या कुछ भी आपके पास लिखे होने चाहिए, और उस नोटबुक को आपको रेगुलरली रिवाइज करना है, क्योंकि उसके लिए रिएक्शन नोटबुक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मेन अगर ऑर्गेनिक में आपको रिएक्शन से याद होगा तो फिर इतना कोई डिफ़िकल्ट वो है नहीं, और उनकी आपको रेगुलर रिवीजन करनी है। तो रिएक्शंस आपको बनाने हैं सारे। और इनऑर्गेनिक के लिए आप अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, क्योंकि इनऑर्गेनिक में इतना सारा कुछ है, इतना सारा कुछ है। क्योंकि जब एंड में मॉक टेस्ट से पहले जब एकदम आप होगा कि एक बार फाइनली थोड़ा रिवाइज कर लें या नीट से पहले, तो अपने शॉर्ट नोट्स होने चाहिए आपके पास, जिसमें वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हो जो ज़रूरी है मॉक टेस्ट के लिए। पूरा ही चैप्टर ज़रूरी होता है, बट अगर आपके पास नोट्स है जिसमें बहुत ज़्यादा कंसाइजली लिखा हुआ है, सारी इंपॉर्टेंट थिंग्स कवर्ड है, तो फिर उससे एक एक्स्ट्रा एज मिल जाता है एंड में कि इंपॉर्टेंट थिंग्स तो सारी याद है। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक आपके पास रिएक्शन नोटबुक और एक शॉर्ट नोट्स होने चाहिए इनऑर्गेनिक के लिए। तो ये 2 चीज़ें ज़रूरी है जो आपको खुद से अपनी बनानी है। एंड अगर इनकेस आप किसी की बनी हुई ले रहे हो तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कोशिश करो उसको आप थोड़ा सा मॉडिफाई करो और अपने हिसाब से उसे कन्वर्ट कर लो, ताकि क्योंकि वो हेल्प तभी करेगा जब वो आपके हिसाब से हो, आपने अपने अकॉर्डिंग सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हो, सारे रिएक्शंस लिखे हुए हो, तो फिर वो ज़्यादा इफेक्टिवली वर्क करता है। तो थोड़ा बहुत मॉडिफाई उन्हें कर लेना। नेक्स्ट इज़ फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में भी आपको लेक्चर अटेंड करना है एनसीईआरटी बेस्ड, ठीक है। उसके बाद आपको उसकी भी एनसीईआरटी पढ़नी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी भी, उसे भी आपको हाईलाइट करना है। उसके लिए भी आपको रिवीजन करनी है रेगुलर, पर उसके साथ आपको प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे आते हैं प्रैक्टिस, आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी इनफ, लाइक 80-100 क्वेश्चंस आपने एक चैप्टर के कर लिए तो वो इनफ हो जाते हैं। आप इतने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिए फिजिकल के, एंड लास्ट में मॉक टेस्ट और एनालिसिस। तो ये तो है। अब इसमें क्या अलग है जो करना है, वो है फॉर्मूला शीट्स। फॉर्मूला शीट्स आपको फिजिकल और फिजिक्स की दोनों की बनानी है, ठीक है, क्योंकि आपको इनमें सबसे ज़्यादा रिवाइज आपको वही करना है। एक बार आपको फॉर्मूलाज याद हो गए तो आपके न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे, इतना डिफ़िकल्ट नहीं लगते हैं। तो फॉर्मूला शीट्स आपको अपनी खुद की बनानी है। अगेन अगर आप कहीं की बनी भी ले रहे हो तो उससे आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर देना, और अपने उन फॉर्मूला शीट्स को आपको रेगुलरली रिवाइज करना है। एक और चीज़ जो मैं पूरी केमिस्ट्री के लिए बोलना चाहूँगी कि चाहे वो फिजिकल हो, ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, आपको इन टेक्स्ट और टेक्सचुअल क्वेश्चंस आपको करने हैं इन तीनों के। आपको ये किसी भी हालत में मिस नहीं करना है, क्योंकि या तो एज इट इज़ सेम या फिर थोड़ा बहुत चेंज होकर पूछे जा रहे हैं। तो चाहे आप जैसे फिजिकल में आपके कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, फिर आप एक्स्ट्रा बुक पे जाओ, क्वेश्चन बैंक पे जाओ, किसी पे भी जाओ। पर अगर आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन हो गए ना, तो आपको मतलब आपने 80% काम तो कर ही दिया फिजिकल का, फिर 20% आप एक्स्ट्रा जितनी प्रैक्टिस करना चाहो कर लो। पर ये वो मिस करके आप बाकी कोई और करोगे, वो फिर बेनिफिशियल नहीं है। पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करो, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन बैंक पे जाना, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपकी एनसीईआरटी भी होगी तो वो इनफ है। तो उसके बाद फिर आप मॉक टेस्ट वगैरह दोगे, उनसे आपकी काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, सो लास्ट इज़ फिज़िक्स। तो फिज़िक्स में मैं कहूँगी कि आपको एक डिटेल लेक्चर लेना है। मैंने अब तक बोला कि आपको एनसीईआरटी बेस्ड लेक्चर लेना है, पर फिज़िक्स के लिए आप डिटेल लेक्चर लेना। वैसे तो अगर आप पीवाईक्यूज देखोगे तो बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं फिज़िक्स में भी, बट क्योंकि अगर आप एक डिटेल लेक्चर ले लोगे तो उससे आपके कॉन्सेप्ट्स ईजी हो जाएंगे और फिर आपको वो नीट के क्वेश्चन बहुत ईजी लगेंगे। नेक्स्ट, आप अगर एनसीईआरटी रीड कर सकते हो तो कर लेना, अदरवाइज़ एनसीईआरटी हाईलाइट से भी आप काम चला सकते हो, जो टीचर्स आपको प्रोवाइड करते
करेंगे, या फिर आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो वहाँ से भी आपको मिल जाएंगी। तो पर थोड़ा बहुत आप एनसीईआरटी का पढ़ लेना, एनसीईआरटी हाइलाइट्स एक बार देख लेना। एंड उसके बाद फार्मूला शीट्स आपको बनानी है, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसमें, और अपनी खुद की बनाना। अगर किसी की ले रहे हो तो फिर उसे अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लेना और उन्हें रेगुलरली रिवाइज करना है, ठीक है। एंड मॉक टेस्ट देने हैं, एनालिसिस करनी है, जो मैं करती थी। इस तरह से मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आप मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग ही चलिए। एंड लास्ट में क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है। वैसे तो जब आपका चैप्टर होगा तो उसमें टीचर्स कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे टॉपिक वाइज, और उसके बाद आपको खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक इनफ प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी फिजिक्स में, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो टाइम मांगता है, जो प्रैक्टिस मांगता है, और आपको करनी पड़ेगी। आप बिना प्रैक्टिस के फिजिक्स में अच्छे नहीं हो सकते हो, ठीक है। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर ईजी फिजिक्स बिकम्स फॉर यू, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपको फिजिक्स ईजी लगेगी। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, और मैं कहूँगी कि 100 to 150 क्वेश्चन आप हर चैप्टर के करना, और टॉपिक वाइज करना। ऐसा नहीं कि किसी एक टॉपिक के बहुत ज़्यादा और कोई टॉपिक के तो कर ही नहीं रहे हो, तो फिर नहीं, हर टॉपिक को कवर करना। पर वो हो सकता है कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके ज़्यादा क्वेश्चन, जो कम इंपॉर्टेंट है उसके कम क्वेश्चन, पर एक बार आप हर टॉपिक की प्रैक्टिस कर लेना। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने खुद फिज़िक्स में जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस आप लेक्चर के अलावा जो करनी होती है, मैंने टॉपिक वाइज ही की थी। और वो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करने के बाद मुझे मॉक टेस्ट में अपना एक डिसेंट स्कोर दिखने लगा था, जो कि अराउंड 120 130 रहता था। 180 में से बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, पर बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं था, एक डिसेंट सा स्कोर था। उसको धीरे धीरे गलतियाँ देखकर इम्प्रूव किया, एंड मेरा फाइनल स्कोर 158 आया, जो कि मेरे लिए बहुत अनबिलीवेबल सा था कि मैं कभी ला भी पाऊँगी। बट वो रेगुलर प्रैक्टिस से हो गया, तो वो आपका भी हो जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना भूल गई हूँ, वो ये कि सारे चैप्टर्स जैसे जैसे आप कंप्लीट करो, उनके साथ आप अपने PYQs भी करते रहना। मैंने बायो और केमिस्ट्री में लास्ट 5 ईयर्स के किए थे, और फिज़िक्स में लास्ट 10 ईयर्स के। तो मिनिमम आप भी 5 ईयर्स के तो करना ही सब में PYQs, और उससे ज़्यादा के कर सकते हो तो कर लेना। तो PYQs भी आपको करने हैं, और बाकी सब तो ऐसा ही है जो मैंने बताया। सो ऑल द बेस्ट गाइज फॉर योर नीट प्रिपरेशन। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, and comment if you need anything. And also you can join my Telegram channel. The link of the Telegram is in the description. And thanks for watching guys.